नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अन्वित शिक्षा पर। आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं बाबा नागार्जुन जी, हिंदी के बहुत ही महनीय और बहुत ही बेबाकी से लिखने वाले कवि। इन्होंने प्रकृति से लेकर सत्ता तक हर विषय पर लिखा और बहुत ही खुले मन से लिखा। तो आज हम करने वाले हैं आपकी क्लास 11th अंतरा काव्य खंड बाबा नागार्जुन जी की बहुत खूबसूरत कविता बादल को घिरते देखा है के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपके सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर नहीं बल्कि इस पोएम में जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, एग्ज़ाम के हिसाब से, वो सारे क्वेश्चन आंसर मैंने इस वीडियो में लिए हैं। तो अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख लिया, कंप्लीट इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सारे कंप्लीट कर लिए, तो कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होगा जो आपको इस वीडियो से बाहर मिले। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो ये हैं आपके सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपसे 2 नंबर 1 नंबर में पूछे जाते हैं अक्सर। तो चलिए पहला क्वेश्चन, बादल को घिरते देखा है काव्य किस पर आधारित है? ये प्रकृति की सुंदरता पर आधारित है। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। तुहिन कर्ण, शैवाल और तिक्त। तुहिन का अर्थ होता है ओस की बूंदें, शैवाल समुद्र या नदी में होने वाली लंबी घास और तिक्त का मतलब होता है कड़वा। राइट, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम यानी विपरीत यानी उल्टा, आपको पता ही है। मधुर, कुबेर और धवल। मधुर कटु या कर्कश, कुबेर का निर्धन और धवल का कृष्ण। आप याद रखें ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दों के पर्यायवाची लिखें। शीतल, झील, तुंग। शीतल यानी सौम्य, शीत या संतोषी। झील सरोवर, तालाब, कूल। तुंग शिखर, ऊंचा या बड़ा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलेंगे। कविता में कवि ने कैसे पर्वत का वर्णन किया है? कविता में कवि ने एक ऐसे पर्वत का वर्णन किया है जो स्वच्छ, मौल रहित और सफ़ेद रंग का है। राइट, अमल धवल गिरी की शिखरों पर, अगर आपको याद आ रही हो पंक्ति, तो जो स्वच्छ है, जो निर्मल है। और ये जो शब्द है दोस्तों ये जब हम हिंदी भाषा की टाइपिंग वाली जो चीज़ें लेते हैं, जब हिंदी भाषा में टाइप करते हैं तो अक्सर कुछ न कुछ मात्राओं की, शब्दों की गलती हो जाती है। तो हो सकता है कि इसमें भी आपको कुछ ऐसी मात्राओं की, शब्दों की गलती मिले, तो आप उसका सही शब्द ही समझें। अंडरस्टूड है कि आप उसका सही शब्द समझें, गलत अर्थ ना लें। ये मॉल नहीं है, ये यहाँ पर निर्मल शब्द है, जो स्वच्छ है, निर्मल है और सफ़ेद रंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चकवा चकई का क्या अर्थ है? चकवा चकई एक ऐसे सुनहरे रंग के पक्षी हैं। नर पक्षी मादा पक्षी से रात भर अलग रहते हैं और उनका मिलन सूर्य उदय से पूर्व नहीं होता। कवि इस कविता में उनके मिलन की बात कहते हैं जो एक लंबी जुदाई के बाद मिलते हैं। यानी कि चकवा चकई जो हैं दोस्तों, उन्हें ऐसा कहा जाता है कि उन्हें ऐसा अभिशाप मिला हुआ है कि वो रात को नहीं मिल पाते, रात को एक साथ नहीं रह पाते दोनों पक्षी, और सूर्योदय होने के बाद ही वो आपस में मिल पाते हैं। तो उन्हीं का वर्णन कवि ने इस कविता में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि कविता में कैसी घाटी का वर्णन किया है? कवि नागार्जुन ने कविता में घाटी को बर्फानी कहा है। बर्फानी यानी बर्फ वाली, जो धरती से 1000 फुट ऊंचाई पर है, जहाँ पर जाना मुश्किल है क्योंकि ये बर्फ से ढकी रहती है। ऐसी घाटी का उन्होंने वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्तूरी मृग दौड़कर क्या ढूंढ रहा है? कवि कहते हैं कि कस्तूरी मृग की नाभि में कुछ सुगंध होती है और ये बात मृग को मालूम नहीं होती। इसी सुगंध को वो दौड़ दौड़ कर ढूंढता है। उसे नहीं पता होता कि ये सुगंध जो है वो उसके खुद के अंदर से आ रही है। वो सारे जंगल में ढूंढ ढूंढ कर उस खुशबू को ढूंढने की कोशिश करता है, पूरे जंगल में दौड़कर, लेकिन वो नहीं पहचान पाता कि खुशबू जो है वो उसके अपने शरीर से आ रही है, उसकी अपनी नाभि से आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि चकवा चकई के मिलन का कैसा दृश्य प्रस्तुत करते हैं? कवि कहते हैं चकवा चकई का मिलन एक लंबे समय के बाद हो रहा है क्योंकि कवि का मानना है कि वे रात भर अलग रहकर उनका मिलन प्रभात में एक सरोवर के किनारे छोटे छोटे घास की दरी पर हो रहा है। कविता के कवि द्वारा किए गए 3 प्राकृतिक दृश्यों को लिखिए। 3 प्राकृतिक दृश्य जो कवि ने बताए हैं। वसंत ऋतु की प्रभात में खिले, देखिए ये खिले शब्द है, खिले पीले फूलों की सुंदरता का वर्णन किया है। कमल पर ओस की बूंदों के गिरने का वर्णन किया है जो छोटे छोटे मोतियों जैसी लगती हैं। और पहाड़ी लोगों की सुंदरता का वर्णन किया है कि वो किस तरह से रहते हैं, किस तरह से कपड़े पहनते हैं, किस तरह से फूलों का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, कवि ने वसंत ऋतु की सुबह का कैसे वर्णन किया है?
कवि ने वसंत ऋतु का वर्णन इस तरह किया है कि सुबह सुंदर बेला है, वायु धीरे धीरे मंद गति से बह रही है जो वातावरण को सुगंधित कर रही है, सूरज अपनी लालिमा से युक्त किरणें पृथ्वी पर बिखेर रहा है। वसंत ऋतु की प्रभात की ऐसी मनोरम बेला में मानसरोवर के किनारे एक चकवा और चकई का रात भर की विरह के बाद मिलन हो रहा है। प्रभात में उगते हुए सूर्य की हल्की और मीठी, ये किरणें शब्द है, इसे आप गिरने ना समझें, इसे आप किरणें समझें, आसपास के पर्वतों की चोटियों को प्रकाशित कर रही हैं, जिसके कारण चोटियां स्वर्ण रंग की प्रतीत हो रही हैं, स्वर्णिम प्रतीत हो रही हैं। इस तरह से कवि ने सुबह का वर्णन किया है, वसंत ऋतु की सुबह। अगला प्रश्न, कवि ने चकवा और चकई को क्या करते देखा है? कवि ने चकवा और चकई के माध्यम से दो बिछड़े हुए प्रेमियों के मिलने के बाद होने वाले मीठे वाद प्रतिवाद का जिक्र किया है। कवि कहते हैं चकवा और चकई को प्यार में झगड़ते हुए उन्होंने देखा है। जब भी रात भर एक दूसरे से जुदा रहने के बाद अगली सुबह मानसरोवर के किनारे वे मिलते हैं तो प्यार से एक दूसरे को एकटक देखते हैं, मानो एक रात्रि के बाद नहीं, वर्षों के बाद मिल रहे हों। कवि ने भिड़ते महामेघ का कैसा चित्रण किया है? कवि के अनुसार जब तेज हवाएं चलती हैं तो पहाड़ों के समूह प्रभावित होते हैं, जिनके कारण आसपास में भयंकर गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है। उन्हें देखकर लगता है कि जैसे पहाड़ लड़ रहे हों। राइट, तेज हवाएं जब चलती हैं तो गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है, जिन्हें देखकर लगता है कि ऐसा लगता है मानो पहाड़ लड़ रहे हों। कवि कहते हैं कि कैलाश पर्वत की ऊंचाई से बादलों को एक साथ टकराते और गरजते हुए कवि ने बहुत ध्यानपूर्वक देखा है। अगले प्रश्न, ये आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जैसा कि आप देख रहे हैं, कम से कम 5 नंबर में पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके तुहिन कणों को, ये बिल्कुल ही गलत जो है वो प्रिंट हो रखा है, कविता के हिसाब से ये लाइन सही नहीं है। उसकी उन तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। उपरोक्त पंक्तियों का भावार्थ लिखना है आपको। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ। क्या कहते हैं कवि इन पंक्तियों में? उपरोक्त पंक्ति में कवि कहते हैं कि हिमालय की ऊंची चोटियों पर जो बर्फ से ढकी रहती हैं और इतनी सुंदर लगती हैं कि देखने वाले एक पल भी अपनी पलकें नहीं झपकाते। कवि जो है वो हिमालय की चोटियों के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि हिमालय की चोटियाँ जो हैं वो धूप के कारण बहुत ही उज्ज्वल नज़र आती हैं, धूप के कारण बहुत उज्ज्वल नज़र आती हैं, और ओस की जो बूंदें हैं वो छोटे छोटे मोतियों के समान लगती हैं। जब ये छोटी छोटी ओस की बूंदें मानसरोवर झील में उगे हुए कमल के फूलों पर गिरती हैं तो कमल का सौंदर्य और बढ़ जाता है। बादल से घिरी हुई चोटियाँ बहुत लुभावनी लगती हैं। अतः इन पंक्तियों में कवि हिमालय की चोटियों की सुंदरता का वर्णन करते हैं। चोटियों को कैसा कहते हैं? अमल धवल, यानी कि स्वच्छ और निर्मल। गिरी की जो चोटियाँ हैं उन पर कवि ने बादल को आते हुए घिरते हुए देखा है। अगली पंक्तियाँ, शतदल लाल कमल वेणी में रजत रचित मणि खचित कला में पान पात्र द्रक्षाशव पूरित रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपदी पर नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे मदिरारुण आँखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम उंगलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। उपरोक्त पंक्तियों का व्याख्यान करें या भावार्थ स्पष्ट करें या अर्थ बताएं या आशय स्पष्ट करें। सबका एक ही अर्थ होता है दोस्तों, भावार्थ बताना, आशय स्पष्ट करना, व्याख्यान करना, व्याख्या करना। तो देखिए क्या कहती हैं ये पंक्तियाँ। बादल को घिरते देखा है कविता के इस अंतिम छंद में हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का कवि वर्णन करते हैं। कवि हिमालय पर्वत में रहने वाले लोगों के बारे में कहते हैं कि यहाँ के लोग हमेशा सुंदर दिखते हैं, हमेशा संवर कर रहते हैं। संवर शब्द नहीं है, ये संवर शब्द है। यहाँ की औरतें बालों में लाल कमल के फूल लगाए फिरती हैं। किन्नर लोग अंगूर से बनी मदिरा पीकर मस्त रहते हैं। कवि उनको कस्तूरी मृग के नर्म मृग छाल पर बैठे हुए देखा है। कवि ने उनको, किन्नर लोग हमेशा झूमते गाते रहते हैं और उनकी सधी हुई उंगलियां बांसुरी पर घूम रही हैं। वे सुर ताल छंद खुद ही बनाकर गाते हैं। कवि ने ये सब अपनी आँखों से देखा है और उन्हीं बातों को वो यहाँ व्यक्त करते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन।
कालिदास द्वारा रचित खंड काव्य मेघदूत के बारे में लिखें। नागार्जुन ने अपनी कविता में किन स्थानों को खोजने की कोशिश की है? मेघदूत में कालिदास ने प्रेमी हृदय की भावना को व्यक्त किया है। इसमें कुबेर जो, ये दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है मेघदूत की। अगर कभी आपको मौका मिले तो आप ज़रूर पढ़ें मेघदूत को। क्या कहानी है, क्या लिखा है कालिदास ने, तो थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट में दिया हुआ है, तो आप भी जानें कहानी क्या है। इसमें कुबेर यक्ष को अलकापुरी से निकाल देता है। ठीक है, कुबेर जो है वो अलकापुरी उनकी राजधानी है, और वहाँ पर एक यक्ष है जो रोज़ सुबह उनके लिए फूल वगैरह लाने का काम करता था। तो एक बार कुबेर जो है वो किसी बात से नाराज़ होकर यक्ष को अलकापुरी से निकाल देते हैं, जो रामगिरी पर्वत पर रहता है। वर्षा ऋतु में उसे अपनी प्रेमिका की याद सताने लगती है। तब वह सोचता है कि किसी भी तरह से उसका अलकापुरी लौटना संभव नहीं है, इसलिए वे अपनी प्रेमिका तक अपना संदेश दूत के माध्यम से भेजने का निश्चय करता है। ठीक है, क्योंकि यक्ष ने उसे अलकापुरी से निकाल दिया है, कुबेर ने अलकापुरी से निकाल दिया है, तो कोई माध्यम नहीं है उसके पास कि वो अपनी प्रेमिका से मिल सके, अपनी प्रियतमा से मिल सके। तो इसके लिए वो निश्चय करता है कि वो दूत के माध्यम से कोई संदेशा भेजेगा, और इसलिए वो मेघ को अपना दूत बनाता है। मेघ के माध्यम से संदेशा अपनी प्रेमिका तक भेजने की बात सोचता है। जिन स्थानों का कालिदास ने अपनी कविता मेघदूत में उल्लेख किया, उन स्थानों को खोजने का कवि ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वे असमर्थ रहे। कवि नागार्जुन हिमालय पर्वत का आंगन, यहाँ पर भगवान कुबेर देव की अलका नगरी को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, मगर उनको कुबेर देव की अलका नगरी दिखाई नहीं दे रही। आकाश गंगा नदी को ढूंढने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन कवि असमर्थ हैं, उन्हें ऐसी कोई जगह नहीं मिलती। अगला प्रश्न, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर। उपरोक्त पंक्तियों का व्याख्यान करें। कवि क्या कहते हैं इन पंक्तियों में? उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने चकवा चकई के प्रेम को दर्शाया है। यहाँ कवि को दूसरी ओर चकवा चकई के जोड़े दिखाई देते हैं। उन्हें अभिशाप मिला हुआ है कि दोनों रात्रि में एक साथ समय नहीं बिता सकते। इस कारण दोनों रात्रि में अलग अलग रहते हैं और दूसरे दिन सुबह सूर्य के उदय होने के बाद ही मिलते हैं। एक दूसरे को एकटक देखते हैं, मानो रात्रि के बाद नहीं, कई वर्षों के बाद मिल रहे हों। इसका मधुर मिलन मानसरोवर के किनारे छोटी छोटी घास की एक दरी पर हो रहा है। ये चकवा चकई के मिलन का वर्णन। कवि नागार्जुन ने हिमालय में रहने वाले लोगों को कैसे वर्णित किया है? ये प्रश्न तो हमने अभी व्याख्या में पढ़ा था, तो लगभग वही प्रश्न है जो हमने व्याख्या में अभी किया था। कवि नागार्जुन जो है वो कविता में हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों के विषय में कहते हैं, यहाँ के लोग सुंदर दिखते हैं और हमेशा अपने आप को सजा संवार कर रखते हैं। यहाँ की औरतें भी बहुत सुंदर हैं, बालों पर लाल रंग के कमल के फूल लगाती हैं। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो किन्नर किन्नरियाँ हैं, वो अंगूर से बनी मदिरा पीते हैं। किन्नर मदिरा पीकर मस्त रहते हैं, गाते बजाते हैं, सुर ताल छंद खुद ही बना लेते हैं, और ये लोग मृग छाल के नरम आसन पर बैठते हैं। यहाँ के लोग बांसुरी बजाने में भी माहिर होते हैं। कवि ने ये सब अपनी आंखों से देखा और अपनी कविता में लिखा है। ये आ गई है आपकी एनसीईआरटी, यानी कि एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए एनसीईआरटी भी शुरू करते हैं। इस कविता में बादल के सौंदर्य चित्रण के अतिरिक्त और किन दृश्यों का चित्रण है? बादल के अलावा और क्या कहा गया है? ओस की बूंदों को कमल पर गिरने का दृश्य लिया गया है। हिमालय में विद्वान झीलों पर हंसों के तैरने का दृश्य है। वसंत ऋतु की सुंदर सुबह का वर्णन है। चकवा चकई के मिलने का वर्णन किया है। कस्तूरी हिरण के भागने को बताया है। किन्नर और किन्नरियों का भी वर्णन किया है। बादल के अतिरिक्त और इन चीज़ों का कवि ने कविता में वर्णन किया है। ओस की बूंदें, हिमालय की झीलों में तैरने वाले हंस, वसंत ऋतु की सुंदर सुबह, चकवा चकई का मिलन, कस्तूरी हिरण का भागना और किन्नर किन्नरियों का दृश्य। प्रणय कलह, ये कहल शब्द नहीं है, ये कलह शब्द है। प्रणय कलह जो चकवा चकई के बीच होती है। प्रणय कलह से कवि का क्या तात्पर्य है? प्रणय कलह से कवि का तात्पर्य प्रेम रूपी झगड़ों से है। इस झगड़े में कड़वाहट की जगह केवल प्रेम उपस्थित होता है। ये केवल दो प्यार करने वाले जोड़ों के बीच में प्यार की लड़ाई है। कवि चकवा चकई के बीच इस प्रेम को, चकवा चकई के बीच प्रेम के इस विवाद को दिखाते हैं।
प्रणय कलह यानी प्यार में होने वाला झगड़ा, प्रेम में होने वाली कलह। कस्तूरी मृग के अपने पर ही चिढ़ने का क्या कारण है? क्यों चिढ़ा रहता है कस्तूरी मृग अपने ऊपर? क्योंकि कस्तूरी मृग जो है वो पूरे जीवन में अपने कस्तूरी गंध को खोजता रहता है। उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं होता कि जो कस्तूरी है वो उसकी अपनी नाभि में है। जब वह उसे खोजते खोजते थक जाता है तो वो चिढ़ने लगता है, अपनी असमर्थता से परेशान हो जाता है। दोस्तों, आपने कहावत भी, मुझे नहीं पता कि शायद से मेरे काफ़ी सारे दोस्तों ने ये सुनी होगी। आप कई बार जो लोग बहुत बेचैन होते हैं उनको आप कहते हैं कि इसको पता नहीं क्या कस्तूरी है। तो ये जो कस्तूरी वाली कहावत है वो यहीं से ली गई है कि कस्तूरी मृग जो है वो जीवन भर बेचैन रहता है, जीवन भर वो एक खुशबू के पीछे भागता रहता है, एक सुगंध के पीछे भागता रहता है, उसे ढूंढता रहता है, उसे नहीं, लेकिन वो नहीं जानता कि वो जो सुगंध है वो उसके अपने अंदर से आ रही होती है, उसकी अपनी नाभि से आ रही होती है। बादलों का वर्णन करते हुए कवि को कालिदास की याद क्यों आती है? कालिदास एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने बादल को अपनी रचना मेघदूत में एक दूत के रूप में दर्शाया है। धनपति कुबेर के द्वारा यक्ष को भगा दिया गया था। उस यक्ष ने मेघ को अपना दूत बनाकर अपनी प्रिया को संदेश भेजा। कालिदास ने अपनी मेघदूत में जिन स्थानों का वर्णन किया उन्हें खोजने का कवि ने बहुत प्रयास किया, परंतु कवि उन स्थानों को नहीं खोज पाया। इसलिए जब भी बादलों का वर्णन करते हैं तो उन्हें कालिदास की याद आ जाती है। अगला प्रश्न, कवि ने महामेघ को झंझानेल से गरज गरज भरते देखा है, ऐसा क्यों कहा है? पर्वतीय इलाकों में क्या होता है कि कैलाश यानी कि हिमालय के शिखर पर कवि जो है वो बादलों के एक समूह को तूफानों से लड़ते हुए देखते हैं, यानी कि बहुत तेज़ हवाएं, तूफान में वो बादलों को देखते हैं। बहुत बार बादलों के समूह तेज़ हवाओं के साथ टकराते हैं, जिस वजह से आसमान में बहुत भयंकर गर्जना होने लगती है। उन्हें देखकर प्रतीत होता है कि जैसे वे लड़ रहे हों। इसलिए कवि कहते हैं कि महामेघ को झंझानेल से गरज गरज भरते देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल को घिरते देखा है पंक्ति को बार बार दोहराए जाने से कविता में क्या सौंदर्य आया है? अपने शब्दों में लिखिए। तो इस पंक्ति का प्रयोग कवि ने टेक के रूप में किया है, इसलिए इस पंक्ति का उपयोग हर अंतरा के बाद किया जाता है। इस तरह से कविता प्रभावशाली हो जाती है और उसका मूल भाव स्पष्ट हो जाता है। इसके प्रयोग के कारण काव्य सौंदर्य में भी आश्चर्यजनक बदलाव देखने को मिलता है। टेक के रूप में यानी जब कोई पंक्ति को जो है, जो मेन पंक्ति होती है उसे हम अक्सर टेक के रूप में लेते हैं। तो बादल को घिरते देखा है, ये कवि ने जो है वो टेक के रूप में लिया है पंक्ति को। अगला प्रश्न, कालिदास के मेघदूत का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करें। वैसे तो शायद से ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे कर लेते हैं। मेघदूत संस्कृति के ये भी गलत है, संस्कृति नहीं है, संस्कृत शब्द है ये। मेघदूत संस्कृत के प्रसिद्ध कवि और नाटककार कालिदास द्वारा रची गई रचना है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि कवि ने मेघ को इस कविता में एक संदेशवाहक के रूप में प्रयोग किया है। ये एक प्रेम कथा है, मेघदूत एक प्रेम कथा है। इसमें क्या होता है, एक धनपति कुबेर हैं, उनके यहाँ एक यक्ष काम करता है और उनकी कुबेर की जो नगरी है उसका नाम अलकापुरी है। तो यक्ष को जो है वो कुबेर किसी वजह से नाराज़ होकर उसको निकाल देते हैं और वहाँ से अलकापुरी से निकलकर जो यक्ष है वो दक्षिण दिशा में रामगिरी के आश्रम में रहने लग जाता है। किसी तरह से वो 8 महीने तो बिता लेता है, लेकिन जब बारिश आती है तो उसे अपनी पत्नी की याद आने लगती है। उसकी वजह से वो व्याकुल हो जाता है और अपनी पत्नी को संदेश भेजना चाहता है। वह मेघ से प्रार्थना करता है, मेघ को विभिन्न जगहों के बारे में सूचना देता है और मेघ को दूत बनाकर अपना संदेश अपनी पत्नी के पास भिजवाता है। दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन हैं जो हैं आपकी MCQ टाइप्स। ऑल्दो MCQ क्वेश्चंस आपके सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी ये आपकी तैयारी को जांचने में आपकी हेल्प करेंगे, तो मैं इन प्रश्नों को भी छोड़ना नहीं चाहती। तो चलिए करते हैं। कस्तूरी मृग अपने पर क्यों चिढ़ता है? ऑप्शंस देखें। उसकी नाभि में कस्तूरी है, उसे पता नहीं, उसकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही, वह निश्चिंत मन वाला नहीं होता, भटकना उसकी नियति है। तो राइट आंसर है उसकी नाभि में कस्तूरी होती है पर उसे पता नहीं होता। अगला प्रश्न, जाने दो वह कवि कल्पित था में जाने दो किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो ये आपका इसमें राइट आंसर है कालिदास के मेघदूत के लिए। जाने दो कवि कल्पित क्यों कहते हैं कवि उसको? कवि की कल्पना क्यों कहते हैं? क्योंकि नागार्जुन, बाबा नागार्जुन जो हैं उन्होंने बहुत ढूंढा उन स्थानों को जिनका वर्णन कालिदास ने अपनी मेघदूत में किया है, लेकिन वो नहीं मिलते। तो जब वो कोई स्थान नागार्जुन को नहीं मिलता, बाबा नागार्जुन जी को नहीं मिलता,
तो वो कहते हैं जाने दो वह कवि कल्पित था, यानी कि रहने दो, वो जो जगह थी वो सारी कवि की कल्पनाओं वाली थी। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मैंने अपनी व्याख्या वाली वीडियो में भी आपको बताया था। मैथिली में बाबा ने किस नाम से लिखा है? मैथिली भाषा में किस नाम से लिखते थे? तो ये मैथिली भाषा में बाबा ने यात्री नाम से लिखा है, और इसका आंसर भी यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है। पथिक नाम से नहीं लिखते थे, बाबा ने यात्री नाम से लिखा है। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। हिंदी भाषा में इन्होंने नागार्जुन नाम से कविताएं लिखी और मैथिली भाषा में यात्री नाम से। नागार्जुन ने किस साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया था? तो बाबा ने किया था विश्वबंधु नाम की पत्रिका का संपादन। इसके संपादक रहे थे बाबा नागार्जुन। नागार्जुन का मूल नाम क्या था? तो जैसा कि मैंने अभी बताया, बाबा का मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र। वैद्यनाथ मिश्र इनका असली नाम था। हिंदी भाषा में इन्होंने नागार्जुन नाम से कविताएं लिखी और मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से। अगला प्रश्न, कौन सा पुरस्कार नागार्जुन जी को नहीं मिला है? तो इन्हें सारे पुरस्कार मिले हैं, लेकिन कभी ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। कालिदास ने गंगा अवतरण कहाँ से बताया है? तो इन्होंने अपनी कविता में जो बताया है वो आकाश से बताया है गंगा अवतरण। कालिदास ने किसे दूत बनाकर अलकापुरी भेजा? तो ये अभी हमने पढ़ा मेघदूत में, और ये कालिदास ने नहीं भेजा था, ये यक्ष ने भेजा था। कालिदास जी की जो मेघदूत कहानी है उसमें बादलों को वो अपनी पत्नी के पास दूत बनाकर भेजते हैं। बादल को घिरते देखा है कविता में किस गुण की प्रधानता है? तो ये आपकी है चित्रमयी भाषा शैली। क्यों है चित्रमयी? क्योंकि जब आप इसको कविता को पढ़ेंगे, गुनगुनाएंगे, तो ऐसा लगेगा कि जैसे चित्र आपकी आंखों के सामने बन रहे हैं। हंसों का तैरना, बादलों का आपस में भिड़ना, चकवा चकई का मिलन। तो जब आप कविता को रीड करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आंखों के सामने चित्र इंगित हो रहा है, चित्र बन रहा है। तो ये कविता की जो भाषा शैली है वो चित्रमयी भाषा शैली है। अगला प्रश्न, हिमालय पर्वत की झीलों में हंस किस लिए आते हैं? किस लिए आते हैं? मैदानी इलाकों की गर्मी से निजात पाने के लिए। कविता में ऐसा दिया गया है कि जो भी हंस हिमालय पर्वत की नदियों में आ जाते हैं वो फिर वापस नहीं जाते। प्रातःकाल हिमालय के शिखर कैसे दिखाई देते हैं? सोने के जैसे। सोने के जैसे क्यों? क्योंकि उन पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं और वो स्वर्णिम लगने लगते हैं, यानी सोने जैसे लगने लगते हैं। कुबेर कौन था? जैसा कि मेघदूत में दिया गया है कि कुबेर ने यक्ष को निकाल दिया था अलकापुरी से। तो कुबेर कौन था? अलकापुरी का राजा तो था ही, साथ ही देवताओं का वित्त मंत्री भी था, यानी कि देवताओं के पैसों का हिसाब रखने वाला मंत्री। हिमालय के कंधे किसे कहा गया? तो हिमालय के कंधे आपके कहा गया हिमालय की चोटियों के नीचे समतल भूमि जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है उसे हिमालय के कंधे कहा गया। झंझा नील का क्या अर्थ होता है? तो झंझा नील शब्द का अर्थ है भयंकर तूफान। भयंकर तूफान में कवि ने बादलों को गरज गरज भरते देखा है। किन्नरों की आंखें कैसी हो गई हैं? मदिरा के कारण लाल, यानी मदिरारुण। गिरी के शिखरों को अमल धवल क्यों कहा गया? ये अमन शब्द नहीं है, ये अमल शब्द है। अमल धवल क्यों कहा गया है? गिरी के शिखरों पर सफ़ेद बर्फ पड़ी रहती है, इसलिए कवि ने अमल धवल कहा है। किन्नरों ने किस फूल की माला पहन रखी है? किसकी माला पहन रखी है उन्होंने? सॉरी, फूल की नहीं, किसकी माला पहन रखी है? इंद्रनील की। किन्नरों के गले में इंद्रनील की माला है। गिरी के शिखरों पर वर्षा की बूंदें किस प्रकार गिरती हैं? किस प्रकार गिरती हैं गिरी के शिखरों पर वर्षा की बूंदें? बर्फ के कणों के रूप में। अगला प्रश्न, चकवा चकई के बारे में क्या प्रचलित है? क्या कहानी इनके बारे में प्रचलित है? कि वे रात के समय रात के समय इकट्ठे नहीं रह पाते। किन्नर किन्नरियों ने अपनी कुटिया किससे बनाई है? किससे बनाई है इन्होंने अपनी कुटिया? भोजपत्रों से। सबके जो किन्नर किन्नरियाँ हैं उनके आसन किससे बने हुए हैं? इनके आसन बने हुए हैं कस्तूरी मृग की खाल से, जो मृग छाल है।
अगला प्रश्न, सरोवरों में हंस क्या खोजते हैं? कमलनाल के भीतर स्थित ऋषि। चकवा चकई का क्रंदन कब बंद हो जाता है? प्रातःकाल होने पर, क्योंकि प्रातःकाल होने पर वो मिल पाते हैं। कवि ने हरी दरी किसे कहा है? कवि ने हरी दरी जो कहा है वो कहा है शैवाल को। और शैवाल क्या होता है? जो पानी पर जमी हुई काई जो आपको हरे हरे रंग की दिखाई देती है। शैवाल की हरी भरी पर निहित अलंकार का नाम लिखिए। इसमें कौन सा अलंकार है? तो ये आपका है रूपक अलंकार। शंख शरीखे सुगढ़ गलों में प्रयुक्त अलंकार में आप लिखें कौन सा अलंकार है? ये है उपमा अलंकार। शंख सरीखे सुगढ़ गलों में। किन्नरियों की गर्दन किसके समान सुंदर है? तो किन्नरियों की जो गर्दन है वो शंख के समान सुंदर है। ये है आपका अपना चैनल अनविद शिक्षा। दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह का स्टडी मटेरियल, इसी तरह के क्वेश्चन आंसर्स, इसी तरह के आपके आगे होने वाले एग्जाम्स, उनके क्वेश्चन पेपर, आंसर की, सीबीएसई से आने वाली अपडेट, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की अपडेट्स आपको इंस्टेंटली मिल सकें, इसलिए अनविद शिक्षा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।